हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज इवोल्यूशन का जो अगला टॉपिक मैं लेके आपको आगे बताने जा रहा हूं वो होगा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में आज मैं आपके सामने डील करने जा रहा हूं लैमार्क का कॉन्सेप्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं लैमार्क बायो के क्षेत्र में। तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और उनका इवोल्यूशन थ्योरी को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट था, लैमार्किज्म, ये सबसे प्रिमिटिव थ्योरी माना जाता है, सबसे फर्स्ट थ्योरी माना जाता है इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैंने बता दिया है कि लैमार्क का जो बुक था उनका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ भी है फिलॉसफी जूलॉजिक। और उन्होंने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी को बोला जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो, एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर दो अलग अलग कैरेक्टर अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनहेरिटेड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करता है जनरेशन ओवर जनरेशन, जबकि एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ पीरियड में वो कैरेक्टर को अचीव करता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर में क्या बता रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम अचीव्ड कैरेक्टर है। मतलब लाइफ टाइम में जो एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम अचीव्ड कैरेक्टर है। मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ ये वेरियस जो सराउंडिंग्स में होने वाले जो डेटेज होते हैं, जो डाटा होता है, उस डाटा को कलेक्ट करके इस टाइप के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कोई। ओके, उस जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखते हो या फिर आप साइकिलिंग करते हो, ये सारे के सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं। जबकि इनहेरिटेड कैरेक्टर में क्या हो जाता है, जैसे बॉडी कलर हो गया, आपके बॉडी का शेप हो गया, साइज़ हो गया, आपका बॉडी का पिगमेंटेशन हो गया, तो ये सब जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर में आता है। तो लैमार्क का कहना था क्या कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ही इनहेरिटेड हो जाता है। आगे हम लोग उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी बोला जाता है इस थ्योरी को, है ना। यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी भी बोला जाता है। यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी क्या भाई, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टाइप के बॉडी पार्ट्स का यूज़ अगर अपने सराउंडिंग्स के लिए में जीने के लिए करता है, सर्वाइवल के लिए करता है, तो वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स काफ़ी हाईली डेवलप कर जाएगा और वो सबसे पहले एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर इनहेरिटेड हो जाएगा और वो जनरेशन ओवर जनरेशन चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था लैमार्क का। देखो, मैंने और भी कुछ बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टर्म बायोलॉजी जो था वो लैमार्क के द्वारा ही दिया गया था और इन्वर्टिब्रेट टर्म भी लैमार्क के द्वारा ही दिया गया था। वहीं पे लैमार्क को क्या बोला जाता है, तो उन्होंने एलिनिडा, आर्किनिडा और क्रस्टेशिया, ये तीन अलग अलग मतलब जो टर्म्स हैं या फिर तीन अलग अलग जो आपका ये फैमिली है या फिर आपका फाइलम जो है, उसका भी डिस्कवरर माना जाता है लैमार्क को ही। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेन हम लोग थ्योरी देखने जा रहे हैं। लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्क जो है उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था कि इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स कहने का मतलब वो जैविक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, ये उसका अपना इंटरनल वाइटल फोर्स है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना अच्छा इंटरनल वाइटल फोर्स होगा उसमें चेंजेस उतने तेज़ी से आएंगे। ओके, आगे क्या है भाई, आगे उन्होंने बताया कि बाई द ओवर पॉपुलेशन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन इन्वायरमेंट। मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसको कोई बैरियर नहीं है, कोई उसका कंपटीटर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसका पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जब उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कोई चेंजेस करेगा। वही है ऑर्गेनिज्म परफेक्टली अडेप्टेड।
टू इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपने ज़रूरत के हिसाब से वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टाइप के चेंजेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट करता है। तो एडेप्ट करेगा तो अपने बॉडी के कुछ पार्ट का यूज़ करेगा, कुछ का नहीं यूज़ करेगा। वही ये देखिए, मॉडिफिकेशन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द इन्वायरमेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली। ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन होता है, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर वाइटल फोर्स की वजह से वो उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाता है। ओके, और ये चेंजेस शुरू में कैसा होगा, तो ये शुरू में जो चेंजेज होगा वो आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर में चेंजेज होगा। ओके, आगे क्या बताया गया इसमें कि अकॉर्डिंग टू फिटनेस ऑफ डिज़ाइन, है ना। फिटनेस ऑफ डिज़ाइन करने का मतलब उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट करने के लिए सम बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म एंड लार्ज स्केल, है ना। किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का यूज लार्ज स्केल पे किया जाता है, वेयर एज सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स रिमेन्स इन अनयूज्ड और लेस यूज्ड। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइप के बॉडी पार्ट्स का यूज अपने ये ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सेट करने के लिए, उसमें फिट करने के लिए किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का यूज वो ज़्यादा करता है और किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का यूज वो कम भी करता है। ओके, तो जो बॉडी पार्ट्स का यूज ज़्यादा करता है वही डेवलप होता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म विथ मोर यूज्ड कैरेक्टर आर एक्वायर्ड कैरेक्टर गेट इनहेरिटेड जनरेशन ओवर जनरेशन। यही बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका कि जिस कैरेक्टर का यूज वो ज़्यादा करता है वो क्या हो जाता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, और वो फाइनली इनहेरिटेड हो जाता है और जनरेशन ओवर जनरेशन वो कैरेक्टर जो है वो एक्युमुलेट करेगा, वो कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है इसका जिराफ। देखो, जिराफ जो था ना, शुरुआती दौर में जो इनिशियल लेवल में जो जिराफ था उसका गर्दन काफ़ी छोटा छोटा था। ओके, जब उसका पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या हुआ भाई, उसके पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो अगल बगल का जो लोअर जोन का जो वेजिटेशन था वो लोग बहुत आसानी से खा जाते थे उसको। तो ऐसे कंडीशन में उसमें से कुछ कैटेगरी, कुछ जो जिराफ थे या कुछ इंडिविजुअल्स जो जिराफ के थे वो थोड़ा सा अपने गर्दन को उठा करके वेजिटेशन को प्रॉपर वे में खाते थे। ओके, जिसकी वजह से उनमें एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ देयर नेक बोन। उनका नेक बोन स्ट्रेच करने लगा और नेक बोन स्ट्रेच करते करते फाइनली अभी का जो जिराफ का स्वरूप है, अभी जो जिराफ का आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, उसी तरह फिर बात हुआ एक्वेटिक बर्ड का कि एक्वेटिक बर्ड के वेव जो ये टोज जो होते हैं ना उसमें वेव पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप हुआ भाई, तो एक्वेटिक लाइफ में के वजह से उनको तैरने में ये टोज हेल्प करने लगे, जिसकी वजह से ये टोज के बीच में मेम्ब्रेन्स डेवलप कर गए और फाइनली वेव के रूप में आ गया वो। ओके, फिर क्या था, जैसे केव ड्वेलर, देखो लॉस देयर आई साइट ड्यू टू लिविंग इन कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली। जब वो डार्क में रहता है केव ड्वेलर तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो आई साइट है वो क्या हो गया, लॉस कर गया। फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में बताया गया कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड आर एब्सेंस एंड एनिमी, है ना। एक्चुअली में जो जिस लोकेशन में ये फ्लाइटलेस बर्ड रहते थे ना वहाँ पे सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड पाया जाता था, सफिशिएंट फूड था और एनिमीज़ की भी संख्या बहुत कम थी। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड और एनिमीज़ की वजह से, एनिमीज़ के एब्सेंस की वजह से वो लोग विंग का यूज़ बहुत कम किया। तो विंग का बहुत कम यूज़ किया तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या हो गया, विंग जो है वो वेस्टिजियल हो गया। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं उसमें विंग जो होता है वेस्टिजियल फॉर्म में पाया जाता है। ऐसी कुछ बातें बताई गई थी लैमार्क कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैमार्क के क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म कहने का मतलब लैमार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जगह फेल कर रहा था। जैसे एक साइंटिस्ट का नाम है अगस्त विशमैन, उसी के बारे में मैंने बताया है। ऐसे तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि अगस्त विशमैन के द्वारा क्या किया गया कि लैमार्क के कॉन्सेप्ट को सही करने का, मतलब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का कोशिश किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि उसके टेल को, माइस का एक उसने ग्रुप लिया और उस माइस के ग्रुप को, ग्रुप नहीं कह सकते हैं, उसका एक कपल लिया और उसका टेल को उसने कट कर दिया। ओके,
और ऐसा उसने लगभग 22 जनरेशन तक किया है ना, लेकिन एक्चुअली में 21 जनरेशन तक किया था और 22वें जनरेशन को उन्होंने देखा कि क्या उस माइस का टेल जो है वो छोटा हो गया है, चूँकि वो यूज़ नहीं कर रहा था, या उसका टेल एब्सेंट है, तो ऐसा उन्होंने पाया नहीं। अगस्त विस्मैन के द्वारा ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया गया कि उस माइस का टेल जो है वो रिड्यूस्ड कर गया है या फिर छोटा हो गया है। उसी तरह एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है पेन का। पेन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला के जो कपल्स थे और उनके जो वेरियस जनरेशन्स थे, उसको लगभग 69 जनरेशन तक उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है। 69 जनरेशन तक उन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला के जो ग्रुप्स थे उनको डार्क में रखा। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका अंदाज़ा था कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लैमार्क, हो सकता है उसके आई साइट में कोई चेंजेज हो जाए या आई में कोई चेंजेज हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा पाया नहीं कि उसके आई में कोई चेंजेज हो रहा है। ओके, तो इससे पता चला कि नहीं, लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं नियो लैमार्किज्म का, मतलब लैमार्क के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया गया और उसको मॉडर्न व्यू दिया गया। देखिए वही है, मॉडर्न व्यू ऑफ लैमार्क कॉन्सेप्ट इन द टर्म ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ओवर जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल। एक्चुअली में दो टाइप के सेल का कॉन्सेप्ट दिया गया, एक था जर्म सेल और एक था सोमैटिक सेल। जर्म सेल जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि ये रिप्रोडक्टिव सेल होता है, हैप्लॉइड होता है और जनरली वो ट्रांसफ़र होता है, जनरेशन ओवर जनरेशन ये अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि सोमैटिक सेल जो वेजिटेटिव सेल होता है, डिप्लॉइड होता है बेसिकली, और जनरली इसमें जो चेंजेज होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। वही है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल फ्रॉम सोमैटिक सेल। जनरली जर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है ना, सोमैटिक सेल की वजह से ही होता है, क्योंकि सोमैटिक सेल जब रिडक्शन डिवीजन करेगा, देखो ये डिप्लॉइड होता है प्राय, तो जब ये मियोसिस करेगा मतलब रिडक्शन डिवीजन करेगा तब जर्म सेल बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। अब देखो प्लांट में अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब प्लांट का रूट, स्टेम, लीव्स ये सब को आप कट कर देते हो और कट करके कहीं उसको वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवाते हो, तो आप क्या पाते हो कि जो नया प्लांट आता है उसमें फ्लावर आएगा, फ्रूट्स आएगा ना। तो ऐसा कैसे हुआ है? जब उस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट आपने कट किया तो वो जर्म सेल का फॉर्मेशन किया ना। जब एक प्लांट के मान लो रूट को या स्टेम को आप कट करते हो और उस रूट और स्टेम को वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवाते हो, मतलब उसको कटिंग, लेयरिंग ये सब काम करवाते हो, तो वो जब एक न्यू प्लांट में डेवलप करता है तो उस न्यू प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन तो यही वेजिटेटिव सेल से हुआ है ना। तो यही बात बताया गया कि सोमैटिक सेल से वेजिटेटिव सेल बनता है, सोमैटिक सेल से जर्म सेल बनता है। ओके, आगे देखिए और भी एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल बाई सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। एक अर्थवॉर्म है, अगर उसका हम सेगमेंटेशन कर देते हैं तो वो जो सेगमेंटेड पार्ट है ना अर्थवॉर्म का, उसमें आपको नया जर्म सेल डेवलप कर जाता है। मतलब वो ऐसे सेल डेवलप कर जाते हैं या वैसा बॉडी पार्ट डेवलप कर जाता है जो उसके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट करता है। ओके, उसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए दिया गया है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो ये सारे चीज़ क्या दिखलाते हैं कि हम लोग सोमैटिक सेल से जर्म सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सोमैटिक सेल से जर्म सेल बनेगा, इसका मतलब क्या है, डार्विन का वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सही था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, इनहेरिटेड हो जाता है। भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड कब होगा? जब सोमैटिक सेल का फॉर्मेशन जर्म सेल में हो जाएगा और जर्म सेल से वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। तो कुछ ऐसा ही मॉडर्न व्यू दिया गया लैमार्क के कॉन्सेप्ट के बारे में। आगे हम लोग देख लेते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना, जो दिया गया था वही अगस्त विस्मैन के द्वारा, जिन्होंने माइस के टेल को कट करके और एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करने की कोशिश किया था। तो देखिए जर्म प्लाज्म थ्योरी विस्मैन के द्वारा ही दिया गया है। क्या बताया गया है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर जनरेशन ओवर जनरेशन थ्रू जर्म प्लाज्म। उन्होंने बताया कि सोमैटोप्लाज्म से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जर्म प्लाज्म से पॉसिबल है। फाइनली उन्होंने बताया कि दो टाइप का सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक है जर्म सेल और एक है सोमैटिक सेल। तो जर्म सेल जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, सोमैटिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल।
अब सोमैटिक सेल जो होता है वो मियोटिक डिवीजन जब करता है तो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। आपको अभी मैंने बताया कि सोमैटिक सेल प्रायः डिप्लॉइड होता है और जर्म सेल प्रायः हैप्लॉइड होता है। तो सोमैटिक सेल जब मियोटिक डिवीजन करेगा तो जर्म सेल बनाएगा। उसी तरह से जर्म सेल अगर मिक्स करेगा, डिफरेंट टाइप के जर्म सेल जब मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाता है, और जाइगोट क्या है, सोमैटिक सेल है ना। तो जर्म सेल जब मिक्स करेगा तो सोमैटिक सेल बनेगा। ओके, आगे क्या है, चेंजेस ट्रांसफर द जनरेशन ऑफ जनरेशन। जर्म सेल में अगर कोई चेंजेज हुआ है तो वो जनरेशन ओवर जनरेशन ट्रांसफर करता है, जबकि सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंजेज होगा तो वो जनरेशन ओवर जनरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया था अगस्त विस्मैन के द्वारा अकॉर्डिंग टू जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा डार्विन कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग डार्विन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगा। तो आपको ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपके काम लायक लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।